Okay. Good morning, student. Today standard 7 SS lesson 4 Mughal Empire. Okay, lesson 4 Mughal Empire and the okay and the extension. Okay, नेक्स्ट है हमारा, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर जो है एक्सटेंशन कैसे हुआ, कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका एक्सटेंशन हुआ, इसके बारे में बताया था। और कहा कि इंडिपेंडेंस डे में जो है प्रतीक नाम का बच्चा जो है वो जाता है और अपने घर में जो है ये परेड वगैरह देखता है और उसके बाद दूसरे दिन आके टीचर्स के साथ जो है वो डिस्कस करता है और बच्चों को भी ये सारे परेड और जितने भी आर्किटेक्चर वाले जो है ऐतिहासिक प्लेस थे उनके बारे में बताया जाता है। तब उनके बाद टीचर्स जो है उनके मुगल एम्पायर के बारे में बताती कि मुगल एम्पायर किस तरह से हमारे देश में फैले थे और उसके बाद उनका अंत किस तरह से हुआ। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर के से रिलेटेड रिलीजियस के बारे में एंड अदर रूलर्स के बारे में बताया गया। नाउ ट्रेडिशनल और इनहेरिटेशन के बारे में बताया जा रहा था। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है ट्रेडिशन और इनहेरिटेंस। इसमें बताया कि द किंग वॉज अ रिस्पॉन्सिबल, एक किंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए, अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी अ ओल्डेस्ट सन। सबसे बड़े सन को वो अपॉइंट कर सकता था और अपने किंगडम को आगे बढ़ा सकता था। एक किंग जो है वो पूरी तरीके से वो डिपेंड था कि वो अपने किंगडम का युवराज घोषित कर सके और आगे वो युवराज जो है राजा बने, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। ड्यूरिंग द मुगल रूल, जब मुगल रूल चल रहे थे तो ऑल द सन वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। जब मुगल रूल था तब जो है जितने भी उनके बच्चे होते थे उन सबको शेयर में किया गया उनके एम्पायर के साथ। दिस काइंड ऑफ हेरेंसी वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द हुमायूंस रीजन। आफ्टर दैट रूलर conspired against each other of the throne, brotherhood quarrel, यानी कि सब एक दूसरे के साथ भी झगड़ा। उस समय भी ये जमीन के लिए लोग अपने एम्पायर के लिए उनके बच्चे जो है आपस में बैटल करते थे, क्वेरल करते थे, झगड़ा करते थे विद वन अनदर फॉर द थ्रोन, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। एंड whoever won ascend the throne of God, तो जो है वॉन होता था वही उस गद्दी का अधिकार होता था। एंड द शुड बी द एम्पायर अपॉइंट द ओल्डेस्ट सन, यानी कि जितने भी बड़े उसके सन होते थे एज द रूलर ऑफ डिवाइडेड द एम्पायर अमंग द ब्रदर इक्वल एंड और शुड सेम अदर अरेंजमेंट बी मेड एक्सप्रेसिव व्यूज। ठीक है, नाउ अब आया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब प्रशासन की क्या सिस्टम थे। अकबर रिलीजियस मीट, द सडन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, अचानक ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड हो गया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के समय। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन, उसने अपने किंगडम को क्या किया 15 सेक्शन में डिवाइड कर दिया।
Each section was known as Subha or province. The subsection of Subha was called government and the subsection of government was known as Prangana. The head of the each Prangana was called Amir, who would collect the revenue. जैसे आप अपने तेजस स्कूल को ही ले लो, तेजस स्कूल एक है, ठीक है, लेकिन उसके सेक्शन कितने अलग हैं। आपका लिटिल बर्ड सेक्शन वो बिल्कुल अलग है। लिटिल बर्ड सेक्शन को जो है संचालित करने वाले, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाली जो है वो अलग, जैसे वंदना मैडम वो जो है संचालित करती हैं, वो उनके अंडर में हम सब लोग काम करते हैं, हम उनको अपना काम उनको देते हैं, वो काम जो है फिर राजेंद्र सर तक पहुंचाती हैं, फिर राजेंद्र सर जो है वो मैडम तक पहुंचाते हैं। तो ये इस चैनल के थ्रू काम होता है। तो ये जो है बोले कि तेजस शिक्षण संकुल एक है और इसके सेक्शन कितने अलग अलग हैं और उनके काम के लिए जो है जिम्मेदारी लेने वालों को भी अपॉइंट किया गया। इसी तरीके से अकबर ने भी 15 सेक्शन बनाए और उन सब सेक्शन को अलग अलग लोगों को दिया जिम्मेदारी सौंपने के लिए, ठीक है। देयर वेयर ग्राम पंचायत इन विलेज एंड द हेड वाज नोन एज पटेल, यानी कि वहाँ पे गांव जो बने उस गांव में ग्राम पंचायत भी आए, उस समय पटेल भी आए, चौधरी भी आए और मुखदाम भी आए, एक्सेट्रा। यानी thus during this time various executive were appointed, यानी कितने लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया होगा। ये सारे कास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये सारे कास्ट के लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये कितने लोग जो है ये अकबर के दरबार में हाजिरी दिया होगा उन्होंने। एंड ड्यूरिंग द अकबर रीजन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड, यानी कि जब अकबर का जो है अकबर रीजन था, अकबर का जो है मुगल एम्पायर था, तब लोगों को पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड है। थस देयर वुड बी हग क्राउड इन पिलग्रिम center. Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. सारे मुगल रूलर से जो है वो ज़्यादा कड़क था और वो he regular organized religious meeting and in the prayer hall at Sikri. वो सिकरी में के प्रेयर हॉल में सभी लोगों से मिलता जुलता था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल एज अ रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस से रिलेटेड जो है मैटर्स वहाँ पे सॉल्व किए जाते थे। एंड वर डिस्कस्ड देम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजियस अटेंड दिस मीटिंग एंड द रॉयल कोर्ट वॉज द अबॉर्ड बाय स्कॉलर्स, यानी कि इसको रॉयल कोर्ट कहा जाता था, जहाँ पे अकबर बैठते थे वो सबके प्रॉब्लम सुनते थे। तो ये कहाँ था? सिकरी में था। और सिकरी में ये सारे अपने अपने जो रिलीजियस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव कोई और है, मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव कोई और है, उनको मतलब उनके बारे में बता जाना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना। जैसे मैं स्टैंडर्ड 7 की क्लास टीचर हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड 7 का जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे मालूम है, तो मैं ये वंदना मैम को बता रही हूँ। तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है कि उसको उस रिलीजियस को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला कौन है। तो वो सब जो है उस मीटिंग में इकट्ठा होते थे और मीटिंग में इकट्ठा होकर के जो है उनके साथ डिस्कशन चलता था। द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट, मतलब अकबर के 9 रत्न माने जाते हैं। उन 9 रत्नों में से जो है तो थोदारमी द रेवेन्यू मिनिस्टर, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी ऑफ द अबुल फजल एंड द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ द अनी अकबर एंड अकबरनामा, तानसेन द फेमस सिंगर एंड मुला दो पाइजा द क्लेवर एंड द जॉली कॉर्टियर एंड महेश दास बिरबल द क्विक विटेड कॉर्टियर एंड द थिकर हमन, द फेमस विद्या फिजिशियन फैजी
द रिनोवेड पोएट द अब्दुल रहीम, द हिंदी वर्सेस राइटर। यानी ये सारे 9 रत्न थे अकबर के दरबार के, ये 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में किनका नाम बताया? बीरबल का तो नाम है ही, साथ में तानसेन जो बहुत बड़े सिंगर थे, और साथ में अब्दुल रहीम के बारे में बताया गया जो हिंदी का बहुत बड़ा पोएट का राइटर था। ये सब 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ना। अब है नेक्स्ट, रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह। अब शेरशाह के बारे में, शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years। शेरशाह ने टोटल 5 वर्ष तक जो है उन्होंने राजगद्दी संभाली। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन एंड दिस देयरफॉर बेटर नोन एज द रिफॉर्मर देन अ वॉरियर। विथ तोदामरी helped, he prepared the table for revenue collection based on the type of land and production. Akbar followed the same method for revenue of collection। यानी कि लोगों जो है कलेक्शन करना टैक्स देने के बराबर होता है कि जो लोग दुकान में बैठे हुए हैं वो दुकान का टैक्स जरूर देंगे, भाड़ा जरूर देंगे, तो ये सब कलेक्शन करना। तो ये कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन पे डिपेंड था। तो ही रिमूव्ड 12 बाथूज, tall booths so that there could be free transportation of goods. He constructed roads to increase trade for the convenience of the pedestrian, among which of the famous road were constructed between। यानी कि इस जो है शेरशाह ने इतना वर्क किया, देश के जनता के लिए बहुत काम किया। एंड आगरा टू ब्रह्मपुर और आगरा टू मेड़वार और लाहौर टू गुलाम। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ना उन्होंने पक्का रोड करवाया। उस समय तो मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, उस समय क्या चलता था? घोड़ा, हाथी, इन सब पे जो है लोग चलते थे। और इन सब पे लोग चलने के बाद वो इसके लिए पक्का वो सड़क बनवा रहे थे कि आराम से घोड़ा चल सके। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज बोथ साइड, दोनों साइड जो है ना उन्होंने ट्री को भी प्लांट किया। एंड रोड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउस, और बीच बीच में आराम का गृह भी बनवाया ताकि चलते चलते लोग थक जाए तो उस आराम गृह में आराम कर सके। He had set up mint of houses to mint silver coin uniform in weight. He was very strict about the discipline of the army and had therefore secretly ordered to army not be harass the villager or destroy crops while marching. During his reign, Kotawal were responsible for arresting criminals. Sher Shah was himself very active and motivated others to by keeping them by busy. मतलब अपने जो है अपने देश की जनता के लिए इन लोग ने अकबर ने भी बहुत काम किया और शेर शाह ने भी अपनी जगह पे बहुत ढेर सारे सोशल वर्क किए। नेक्स्ट, चित्तौड़, अ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़ का जो है कहानी बताया जा रहा है कि ब्रेवरी वहाँ पे बहादुर लोग किस तरह से थे। देयर वॉज द फ्रिक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन द मुगल एंड द सिसोदिया राजपूत। मुगल और सिसोदिया राजपूत में जो है हमेशा से स्ट्रगल और बैटल होता आ रहा है। द कर्जेस सिसोदिया राजपूत वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल्स supremacy and so fought
अगेंस्ट अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली, यानी कि दे आर फ्रिक्वेंट जो है मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर स्ट्रगल किया गया दोनों के बीच में, मुगल और सिसोदिया राजपूत के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो उन्होंने स्ट्रगल किया। जो है करेजेस होते गए, यानी कि प्रेरणा उनको मिलती गई। सिसोदिया राजपूत वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी, यानी कि किसी भी कीमत पे सिसोदिया राजपूत मुगल का एम्पायर नहीं चाहते थे, वो मुगलों के नीचे रहना नहीं चाहते थे। एंड सो फाउट अगेंस्ट अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली, इसकी वजह से अकबर से जो है हमेशा फाउट होता रहा और स्ट्रांगली होता रहा, और उसके बाद बहादुरी से लोग लड़ते रहे। अमंग ऑल द वॉरियर्स, कितने भी वॉरियर्स थे, महाराणा प्रताप ब्रेवली एंड स्पेशली नॉर्थवर्ड, सबसे ज़्यादा स्पेशली जो है महाराणा प्रताप थे। अमंग द रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डेंसिटी, जितने भी सिसोदिया राजपूत की डेंसिटी थी उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप वॉज वन ऑफ हु फाउट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूअसली till the end, since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought. बहुत ढेर सारे battles हुए, फाउट हुए between the Mewar and Delhi. Among with the battle of Haldi Ghati is considered to be landmark battle. Akbar had a well-equipped armies and with modern weapons, cannons, gunpowder in the sufficient number of artillery, यानी कि अकबर ने जो है बहुत ढेर सारे बड़ी मात्रा में वेल इक्विप्ड आर्मीज तैयार किए, और उसके साथ उनके मॉडर्न वेपन्स भी थे, यानी कि हथियार थे। उन मॉडर्न वेपन्स में क्या क्या था? वेपन्स में कानून, गन पाउडर थे, सफिशिएंट नंबर ऑफ आरटीएस थी, and whereas Maharana Pratap had the advantage of this Rajput warriors who lived in the most forest belt, therefore used to lighting where is the hilly area. There were just 22,000 soldiers who fought bravely against lakh of Mughal soldiers, यानी कि 20 से 22,000 थे सोल्जर इसके पास, राणा प्रताप के पास, और लाख से ऊपर अकबर के पास सोल्जर थे। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी का जो मैदान का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड द मैथरॉन डॉन एंड दैट कैन बी फॉरगेटेड। चेतक वॉज स्पेशली ट्रेन फॉर बैटल्स, चेतक को जो है ट्रेन किया गया था बैटल्स के लिए। इन द बैटलफील्ड चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप्स कमांड्स। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज इट्स पीक, बिल्कुल ऊंचाई पे था हल्दी घाटी का युद्ध, तो चेतक एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप इंस्ट्रक्शन एंड जम्प्ड हाई द रिच अप टू द मुगल। एक खाई था उसको क्रॉस करना था, बट जो इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको हाइक जंप को रीच करो, पर अप टू मुगल सेनापति हु वॉज सीटेड ऑन हिज एलिफेंट। द नॉर्थ वे इंसिडेंट इन वन वेयर राणा प्रताप थ्रो अ स्पीयर एट द सेनापति, ही वॉज द सेव्ड, गुलाम हो गए, एंड द बिकॉज ऑफ द हुआ। एंड देयर वर मेनी सच इंसिडेंट, इस तरह से कितने ढेर सारे इंसिडेंट इन द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी भी हुए, विच वर नोटवर्दी एंड द बिलीव दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड, वन ऑफ हिज लीडर वर हिज एनकोपी to district of the Mughal rulers. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There were many such incident about Rana Pratap and Akbar mentioned in his story. बहुत ढेर सारे इस तरह से इंसिडेंट हुए और इनके इंसिडेंट को मेंशन किया गया है। And the Maharana Pratap lost the battle against the Akbar, but did not give up. He wandered in the forest,
faced many difficulties but remained determined. Rana Pratap formed the army again. With the help of the Brahmas and the Jain trader who helped him financially and the fought against the Mughal again. यानी कि राणा प्रताप जो है उनसे हार करके वो उनको अपने आप को सौंपा नहीं, वो जंगल की तरफ आ गए और वापस उन्होंने एक आर्मी तैयार की। धीरे धीरे उनके जो है साथ उन्होंने ब्रह्मास्त्र और जो है जैन लीडर जो है उनका साथ दिया और वो फिर से बैक चित्तौड़ की तरफ वापस आए। आई वॉन्ट नॉट स्लीप पीसफुली, उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी जो है पीसफुली जो है शांति से जीवन नहीं व्यतीत किया, नहीं कभी सोया जब तक मैं अकबर को हरा करके अपना चित्तौड़ वापस नहीं ले। तो ये थी जो है पूरी मुगल एम्पायर के बारे में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी उसके बारे में एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हल्दी घाटी के युद्ध में ही ऐसा माना जाता है कि राणा प्रताप का जो है हल्दी घाटी के युद्ध में ही वो क्या कहते हैं डिफेटेड हुए थे। डिफेटेड होने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को दे दिया। लेकिन राणा प्रताप का जब वो हुआ ना अकबर के साथ आए थे तो अकबर जो है उनके चित्तौड़ में अधिकार करने लगा। तो उसी समय जो है वहाँ की जो उनकी छत्रपत्नियाँ थीं, यानी कि ये छत्रपति राजा थे, तो उनकी जो घर की स्त्रियाँ थीं उन्होंने जो आग में कूद करके अपनी जान को जौहर कर दिया। यानी कि उन लोगों ने सबने जौहर मिलकर कर दिया, यानी कि वो मुगल के जो है अधीन नहीं रहना चाहते हैं। तो महाराणा प्रताप को वो उनको पता चल गया कि महाराणा प्रताप हार चुके हैं, अब मुगल आने वाले हैं, मुगल जो है हम पर कब्जा कर सकते हैं, तो वो ऐसा किया उन्होंने। तो ये जो है पूरी स्टोरी जो है मुगल एम्पायर के बारे में पता चल गया, मुगल एम्पायर और उसके बाद उनके एक्सटेंशन और उसके बाद स्टेटमेंट, उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, क्या क्या हुआ, ये सारी बातें पता चल गई। अब कुछ हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है बातें कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको दिया गया है कि लेट अस लर्न एंड अकबर इज नोन एज द सक्सेसफुल रूलर एंड द शेर शाह इज नोन एज द रिफॉर्मर एंड महाराणा प्रताप इज नोन एज हिज steadfast determination एंड द कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्कशन। इसके डिस्कशन के बारे में भी जो है कलेक्ट करिए, राणा प्रताप एंड अकबर। फिर एंड द 9 जेम्स ऑफ अकबर, अकबर के जो है 9 रत्न के बारे में जो जिसके बारे में हमने बताया, उसमें से मेन का कौन है, तानसेन है और अब्दुल रहीम है जो बहुत बड़े हिंदी के पोएटर हैं, और बीरबल। अकबर और बीरबल की तो बहुत स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत स्टोरी उनके बारे में बताया गया है। अकबर और बीरबल बहुत बड़े जो है बुद्धिमान थे और तुरंत किसी चीज़ का वो जवाब दे देते थे। तो वो जवाब दे देते थे, तो बीरबल जो है उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक था अकबर के। अकबर लेकिन बहुत जो है ना क्रूर, इसको बोलते हैं ना क्रूर राजा था। थिंग्स टू नो, दीवान हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवान जो होते हैं ना पुराने जो है किंग में दीवान माने जाते। बैक्सी होते थे जो विलेजर ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो विलेजर वेलिगेंस ऑफिसर होते थे वो फाइनेंस में तो बाक्सी होते, और एक होता था शदरा तो वेलिगेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा। कोजी जज होते थे एंड फजूदार, ये सब जो है मोमडन्स नेम है, मोमडन्स, लेकिन इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में है। फौजदार जो होते हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोजी होता था जज जो न्याय सुनाता था, यहाँ ये गलत है क्या ये सही है वो। उसके बाद मीराभर कोतवाल द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर द लॉ और ऑर्डर। कोतवाल जो सारे लॉ और ऑर्डर को देखता है कि कौन गलत है कौन सही है, उसके बारे में उसको बताना वो कोतवाल का काम था। फिर मीराभर
बराबर, कंट्रोल द टैक्स कलेक्टर ऑफ द एट पोर्ट्स, ऑक्ट्राइज बोर्ड एक्सेट्रा। सेनापति, द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी, द हेड वॉज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ। ये सेनापति था। ओके, आशा है आप लोग को अच्छी तरह से ये लेसन नंबर 4 मुगल एम्पायर के बारे में समझ में आ गया होगा।